नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अक्षत के पिता ने मुजफ्फरपुर में दर्ज कराई महिला मित्र पर प्राथमिकी। बताया बहन अक्षत से शादी कराने का बना रही थी दबाव, इनकार करने पर करवा दी हत्या। मीनापुर इलाका बना साइबर क्राइम और एटीएम फ्रॉड गिरोह का जोन, फिर दबोचे गए गिरोह के कई सदस्य। और शिक्षक और स्नातक निर्वाचन में खुला नामांकन खाता, 5 प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के होनहार कलाकार अक्षत उत्कर्ष के पिता राजू चौधरी ने अपने पुत्र की मौत के लिए उसके महिला मित्र स्नेहा चौहान और उसकी बहन को जिम्मेवार ठहराते हुए गुरुवार को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पिता ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से स्नेहा की बहन अक्षत से स्नेहा की शादी कराने के लिए दबाव बना रही थी, जबकि अक्षत ने उसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। देखिए, अभी एक आवेदक की ओर से मिला है विजेंद्र किशोर जी की तरफ से। उनके बच्चे का उत्कर्ष नाम है। मुंबई में जो है उनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु किस हालात में हुई है ये अनुसंधान का विषय है। मुंबई पुलिस वहां पर एडीआर दर्ज की है, वहां पर जांच चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को आवेदन दिया गया है। आवेदन के आधार पर हम लोग बढ़िया पदाधिकारी से विचार विमर्श कर करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। सर, मुंबई पुलिस से बातचीत हुई है इस बारे में? अभी हमारी बात एसएचओ हमारे इंस्पेक्टर टाउन बात किए हैं, है ना, उनसे जानकारी ली गई है। सुशांत के पिता की तरह मुजफ्फरपुर के अक्षत उत्कर्ष के पिता भी आज मुजफ्फरपुर के आदर्श नगर थाना में एफआईआर करने के लिए आए हैं। इनका आरोप है कि उनकी पार्टनर स्नेहा चौहान के द्वारा उनके बेटे की हत्या की गई है। ज़्यादा जानकारी हमें देंगे। उत्कर्ष के पिता हमारे साथ राजू चौधरी खुद मौजूद है, जो कि थाना परिसर में ही है अभी। राजू जी, क्या आरोप लगाया आपने आवेदन में? सीधा आरोप यही है कि स्नेहा चौहान जो उसके फ्लैट पार्टनर थी, उसने बार शादी के लिए इस पर दबाव बनाया था। वो भी स्ट्रगलर थी, उसको भी किसी फिल्म में काम नहीं बन रहा था। उनके परिजनों के द्वारा मुझको बार घर पर मेरी पत्नी को फ़ोन करवाया जाता था कि दोनों साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक ही लाइन में हैं, इनकी शादी करवा दी जाए। मैं जब इस बाबत मेरी पत्नी ने पूछा था अपने लड़के से, अक्षत उत्कर्ष से, उसने साफ मना किया था कि कोई साथ रहता इसका मतलब ये नहीं कि उससे हम शादी ही कर लें। वो कहा कि मैं कहाँ का, हमें शादी जब करनी होगी तो आप लोग जहाँ सोचना वहाँ शादी करना, हमें यहाँ नहीं रहना है। हम जिस काम उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उद्देश्य की पूर्ति होगी, बस इतनी ही सी बात है। लेकिन बार उसका उस ढंग का व्यवहार होता था, उससे लड़ाई झगड़े बराबर वो करता था इसी बात पर शादी करने के लिए। और इस बार बात थी कि साहब वो उसको हम लोग कहे थे, इसकी चर्चा साथ दोस्तों से ही किया था। तो बोला था कि लिट्टी चोखा की शूटिंग जब खत्म होगी तो सीधे हम इलाहाबाद से घर आएंगे, क्योंकि घर आए हुए भी 1 साल हो गया है। तो उसके बाद बैठ के छठ दिवाली के बाद जाएंगे। अगर प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि अभी काम नहीं है तुम्हारा काम खत्म है, तुम जा सकते हो, तो छठ दिवाली के बाद आएंगे। तब हम लोगों ने मन ही मन विचार किया था कि यहाँ आएगा तो फिर शादी की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि वो कहा था कि जब तक कहीं हमको सफल नहीं होंगे हम शादी नहीं करेंगे। एक हम लोग का सपना था कि उसका रिजल्ट अब आने जा रहा है, लड़का भी आने जा रहा है। इलाहाबाद हम लोग खुद जानने वाले थे बाई रोड, हम लोगों ने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसने कहा था पापा, प्रोड्यूसर ने भी कहा था पाइएगा, आप लोग अच्छे से दिखाएंगे शूटिंग पूरा। हम का बेटा कैसे शूटिंग कर रहा है, क्या हो रहा है, सारा सपना धरा का धरा रहा। आपके तो भाई वहाँ पर गए हैं, तो मुंबई पुलिस ने उनको क्या धमकी दिया? क्वारंटाइन तक का धमकी दिया? जी, जब मेरा भाई गया तो एरोड्रम से ही उनको फ़ोन आया कि पहले थाना चले आओ। पहुँच गए, बोला कि पहले थाना चले आओ। भाई ने कहा कि मैं थाना नहीं आऊँगा, मैं कोकलाबेन हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो बोला कोकलाबेन जाके क्या करोगे, तुम्हारा तो बॉडी जो रखा हुआ है कूपर में। फिर मेरा भाई बोला कि मैं ठीक है, मैं कूपर जा रहा हूँ। कूपर गया तो पीछे से हवलदार आया। उन्होंने बोला कि सर कहाँ है सर। मेरे भाई ने कहा कि सर को मेरी बात करवा दो या उनसे मिलवा दो चल के। तो बोला कि मोबाइल से बात कर लो।
सर ने कहा कि अगर तुमको ये ज़्यादा झंझट में पड़ोगे, बकवास करोगे कि ये सर से बात करने लिखित स्टेटमेंट दें, जितना पेपर तुमको मिल रहा है ले जाने के लिए, रास्ते के लिए, उतना पेपर लेके जाओ, तेरा पोस्टमार्टम के लिए दिया हुआ है, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। जब केस करने की बात किया कि नहीं मेरे भतीजे का हत्या किया गया है, ये सुसाइड नहीं है, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा केस ADR 3620 दर्ज कर लिया है। मैं इस बाबत जब पूछा उनसे, भाई ने बताया कि ये केस दर्ज हुआ, तो मैंने पूछा कि ADR 3620 का क्या होता है मतलब, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। फिर मैंने यहाँ वकील से राय ली, तो उन्होंने कहा कि अपने यहाँ जो UD केस होता है वही वहाँ ADR होता है, मतलब उन्होंने सुसाइड केस एक तरह से डिक्लेयर किया हुआ है। धमकी क्या दिया उन्होंने? धमकी दिया कि ज़्यादा बकवास करने पर मैं तुम्हें क्वारंटाइन करूँगा, बॉडी भी नहीं दूंगा। 14 दिन की क्वारंटाइन के बाद भाई काफ़ी फपक कर रोने लगा। हमने को छोड़ो, चूँकि 1 साल से बेटा का मुँह नहीं, यहाँ कोई नहीं देखा था परिवार में, हमने पहले बॉडी लेके आओ। सब लोगों का हाल बेहाल था। ये आपको पता था कि स्नेहा चौहान आपके बेटे के साथ लगातार एक ही रूम में रूम पार्टनर हैं? एक ही रूम में तो कभी नहीं थे, एक फ्लैट में अलग अलग रूम में थे, जो हमको नहीं मालूम था, जो मुझे सही बात है कि मुझे नहीं मालूम था। ये उस दिन के घटनाक्रम से मालूम हुआ कि सब उसी रूम में, ये एक ही फ्लैट में दोनों 2 रूम में रहते हैं। आपके आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया गया, क्या कुछ आपने आरोप लगाया आवेदन में? सीधा आरोप है स्नेहा चौहान पर, उसको पकड़ा जाए, सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। वो 2-3 लोगों के साथ में थी। 8:30 पौने 9 के करीब में मेरे बेटे ने बात मेरे बेटे से हुई थी। उसने बहुत धीमे स्वर में जब बोलना शुरू किया तो हम बोले कि बेटा कहाँ हो, तो बोला कि हैं पापा डेरा पर ही, घर पे ही हैं, फ्लैट पर हैं, लेकिन कुछ लोग आए हुए हैं, फिर आपसे हम बात करते हैं आधे घंटे या 1 घंटे के बाद, या कृष्णा देख लीजिए तब। आवेदन अभी नहीं किया गया। मेरी बात में तसल्ली नहीं हुई, धीरज नहीं रख सका मैं, और व्हाट्सएप चेक करता रहा। व्हाट्सएप सीन होना जब 9:30 के देखा कि साहब 9:17 पर ही रुक गया, व्हाट्सएप सीन बंद हो गया है, मैंने फ़ोन करना लगातार शुरू कर दिया था, फ़ोन पिक नहीं हुआ 11:30 तक। स्नेहा चौहान वहाँ स्टेटमेंट देती है कि 11:30 में हुआ, स्नेहा चौहान स्टेटमेंट देती है कि पैसे के कारण, कमी के कारण हुआ। स्नेहा चौहान मेरा अकाउंट स्टेटमेंट चेक करे। कितना पैसा लगाते थे आप हर मंथ में अकाउंट में बेटा? मैं बेटा को पैसा देता था साल का लगभग 9 से 10 लाख रुपया, किसी महीने में 30,000, किसी महीने 40,000, किसी महीने 70,000, किसी महीने में 1,34,000, इस ढंग से पैसा मैं देता था। उसके अनुसार जो कहता था मैं उसको एक ही बेटा था, मैं उसको कहता था जो भी है तुम्हारा है, जो नहीं रहेगा तुम्हारा बचेगा तुम्हारा, तुमको जो करना है करो। कई लोग जाते हैं मुंबई में, मैं सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि वो कृपया यह गलती न दोहराएं। अपना बिहार सबसे अच्छा है, कुछ भी खा के रह लेंगे, यहाँ वाला भाईचारा, यहाँ वाली नैतिकता वो बाहर मुंबई में कहीं नहीं है, वो चकाचौंध की दुनिया है। मुंबई पुलिस भी काफी अभद्र व्यवहार करती, कुछ सुनने को तैयार नहीं। मुंबई पुलिस की छोड़िए, बिहार पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिहार पुलिस तो सहयोग करे और यहाँ के प्रशासन से मुझे काफी उम्मीद है। न्याय की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। वो लोग बिल्कुल इतने अच्छे से बात की है, सब लोग बोले हैं कि मैं आपके साथ। न्याय की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है सर। मृतक के पिता राजू चौधरी को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्नेहा चौहान है वो इनके बेटा के हत्या की जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज इन्होंने नगर थाना में लिखित आवेदन दिया है, इनके आवेदन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। नगर DSP ने साफ तौर पे कह दिया है कि आवेदन को ले लिया गया और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, मुंबई पुलिस से बात भी की जा रही है, जल्द ही इस मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। इधर औराई घनश्यामपुर पंचायत के कोठिया में 2 लोगों की लखनदेई नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शौच करने गए 12 वर्षीय पंकज सहनी पैर फिसलने के कारण नदी में डूब गया। उसकी खोजबीन करने गए लखिंदर ठाकुर की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में कोहराम मच गया। गोताखोरों की मदद से देर शाम तक शव निकाला गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। मतलब ये 3 बजे की घटना है जिसमें लखनदेई नदी में एक बच्चा डूब गया। उसको बचाने के चक्कर में मेरे भैया, जिनका नाम लखिंदर ठाकुर है, वो उनको बचाने के लिए गए। ठीक है, जब वो गए बचाने के लिए तो उनको थोड़ा थोड़ा तैरने आता था, साथ में वो भी डूब गए। ठीक है, जो कि स्थानीय ग्रामवासियों के मदद से कल जो है सो हम लोग इसका बहुत छानबीन किए, लेकिन उसका लाश बरामद नहीं हो पाया, जो कि आज NDRF के टीम के द्वारा लाश बरामद हुआ है। यही प्रशासन से हमें उम्मीद है कि जो उनके तरफ से बहुत ही, हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो मदद होने वाला वो हम लोग को करें। प्रशासन के द्वारा क्या सहायता की गई है लाश सबको खोजने? प्रशासन के द्वारा यही बोला गया था कि आप पहले NDRF के टीम द्वारा लाश बरामद किया जाए, उसके बाद जो होगा वो मैं देखूंगा।
बच्चा बड़ा आदमी डूब गया है, कल डूबा था, आज एक का बॉडी मिला है, दूसरे को खोजा जा रहा है SDRF के द्वारा। परिवार को किस तरह से सहायता की जाएगी? परिवार को एक को पारिवारिक लाभ मिलेगा और बाकी दोनों को 4-4 लाख रुपए जो मिलता है नियम के अनुसार मिलेगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर का इलाका साइबर क्राइम और ATM फ्रॉड गिरोह का केंद्र बन गया है। पिछले कुछ महीनों पहले SSP जयंतकांत के आदेश पर मीनापुर क्षेत्र में कार्रवाई कर ATM गिरोह का सरगना पंकज सहनी के भाई पप्पू सहनी समेत आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों के पास से कार्बाइन सहित कई अन्य हथियार और ATM फ्रॉड से जुड़े कई सामान बरामद किए गए थे। एक बार फिर इस गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कई मामलों का उद्भेदन कर दिया है। पानापुर OP पुलिस ने फिर 5 शातिरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये सभी भोले भाले लोगों को शिकार बनाते रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जब कोई पैसा निकालने ATM पहुंचता है तो गिरोह के सदस्य उसे झांसे में लेकर ATM कार्ड अपने हाथ में ले लेता है और सफाई करने के बहाने क्लोनिंग मशीन में डालकर उसका डाटा कॉपी कर लेता है और बाद में डुप्लीकेट ATM कार्ड बनाकर उसके खाते को खाली कर देता है। पुलिस ने पकड़े गए विशाल कुमार, दीपक सहनी, हरिलाल सहनी, शेखर कुमार और शेखर के पिता रमेश भगत के पास से 3,40,000 नकदी के साथ लोडेड 3 देसी कट्टा, क्लोनिंग मशीन और कई ATM बरामद किया है। पूरे मामले में सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि इन सभी के पास से 7 बाइक और स्मैक की पुलिया भी बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी गिरोह के पुराने शातिर हैं। अब तक लाखों रुपए की फ्रॉड कर चुके हैं। पूछताछ में इन सभी ने कई मामलों का खुलासा भी किया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पानापुर OP अरविंद पासवान द्वारा एक ATM फ्रॉड करने वाले गैंग का उद्भेदन किया गया है। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से फर्जी ATM टाइप के कार्ड, कुछ ATM कार्ड और ATM क्लोन करने वाली मशीन भी बरामद किया गया है। इन लोगों का मोडस ये रहा है कि ये भोले भाले लोगों को ATM में जाकर के उनका ATM कार्ड किसी तरह से अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको स्वैप मशीन के सहारे उसका पूरा डाटा लेकर के और सेम उससे मिलता जुलता ATM वो लोग क्लोनिंग करके बना लेते हैं और उसके पश्चात उनके खाते से ATM के सहारे सारे पैसे को निकाल लेते हैं। हथियार कहाँ से, क्या क्या बरामद इनके पास से? कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें विशाल कुमार और दीपक कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। इन लोगों के पास से 7 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 20 पुड़िया स्मैक का बरामद हुआ है और साथ में 3,40,000 रुपये भी रिकवर हुए हैं। हथियार का क्या इस्तेमाल करते थे? इनका जो बताया हमने, विशाल कुमार और दीपक कुमार का क्रिमिनल एंटीसिडेंट भी रहा है। ये लोग पूर्व में भी लूट आदि की घटना किए हैं, आर्म्स एक्ट में जेल भी गए हैं। ये आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं और इन लोग अब अपना वो छोड़ करके अब ATM फ्रॉड का कार्य में लग गए हैं। कितने लोगों को सभी लोग अब तक ठगी के शिकार बना चुके हैं? काफ़ी लोगों को इनके द्वारा ठगी किया गया है, जिसका कि थाना देश द्वारा सारा रिकॉर्ड अपने पास में तैयार किया है। मीनापुर में गढ़ माना जा रहा है ATM फ्रॉड गिरोह का, जिसको कैसे उद्भेदन करेंगे? पुलिस प्रयास कर रही है, इस दिशा में प्रयास कर रही है और बराबर सफलता भी मिल रही है। ये पुलिस की एक अच्छी सफलता मानी जानी चाहिए। आगे भी इस तरह का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। गिरोह संचालित करने वाला सबसे बड़ा जो इसमें है पंकज सहनी की तरफ तक गिरफ्तारी इसमें नहीं होती। अभी वो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयासरत है और उम्मीद है कि जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये लोग प्रोफेशनल गिरोह से संबंध रखते हैं या फिर आपस में ही करते थे, लोकल लेवल पे? नहीं, लोकल लेवल पे लोग करना शुरू किए हैं। इनका किसी बहुत बड़े किसी और गिरोह से साठगांठ नहीं है। यह स्थानीय स्तर पर ही कुछ लड़कों को तैयार करके अपना ये अपराध शुरुआत किया है। तो बाइक वगैरह सब छिनतई वाली है या फिर? इसका सत्यापन अभी किया जा रहा है, अभी बरामद की गई है, सारी चीज़ों का सत्यापन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना में पीड़िता का शव परिवार वालों को नहीं दिए जाने पर मुजफ्फरपुर में पक्की सराय निवासी राजू नैयर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गुरुवार को CGM कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।
मुकदमे में कहा गया है कि योगी सरकार ने साक्ष्य छिपाने और बड़े राजनेताओं का पर्दाफाश होने की वजह से पीड़िता का शव उसके परिजनों को नहीं दिया और आनन फानन में शव को जला दिया गया। दुनिया में इसकी जो है संसार किया जा रहा है, इसलिए मैं आहत होकर आज मुजफ्फरपुर कोर्ट न्यायालय में मैंने योगी आदित्यनाथ पर, जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्हीं को सारा चीज जो है जिम्मा सौंपा गया था कि जितनी भी कानून व्यवस्था है उन्हीं के उसमें आती है, लेकिन वो आज पूरी तौर से विफल हो गए और वो बच्ची की जान चली गई। दोषी पूरी तौर से मुक्त होकर खुलेआम घूम रहा है और बच्ची की परिजन एक आखिरी उसका जो है सिर्फ देखने के लिए चेहरा भी नहीं दिया गया। यहां तक कि मैंने देखा है न्यूज चैनल के माध्यम से कि बच्ची की मां पैर पकड़ती रही पुलिस प्रशासन का, लेकिन आखिरी सांस तक बच्ची का कुछ दिखाया नहीं गया। हानन फानन में उसको ले जाके जो है मट्टी तेल छिड़क के आग लगा दिया गया। मैं आधा आहत हूं कि अगली जो सुनवाई हमारी है 9 अक्टूबर को है, मुझे न्याय मिलेगा और ऐसे लोगों को सम्मन जाके सख्त से सख्त कानून होगी, इसी का मैं मांग करके अपने साथ यहाँ पर मैंने परिवार दायर कर दिया है। कार्यकर्ता राजू नैयर के द्वारा यह मुख्यमंत्री यूपी सरकार के जो है योगी आदित्यनाथ पर किया गया है, इसमें 302, 153 ए, 295 ए, 120 ए, 120 बी और 310 जो यह धारा लाया गया है, चूँकि हरिजन बच्ची थी, उसके साथ इस तरह का जघन्य हत्या होता है और सरकार चाहे जो भी प्रशासनिक स्तर के लोग हैं वो विफल हैं, इसलिए यह मुकदमा लाया गया है न्यायालय। यह अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को। गैंगरेप की पीड़िता की मौत के बाद से देश भर में उबाल है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गुरुवार को मुजफ्फरपुर में भी युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। मौके पर मौजूद सनी सिंह समेत तमाम युवाओं ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। हाथरस कांड में जो निर्भया के साथ जो घटना घटा हुआ है, ये उसी के लिए, आज उसी की आत्मा की शांति के लिए ये कैंडल जलाया जा रहा है हमारे युवा साथियों के द्वारा। और इसकी घोर जितनी निंदा की जाए ये बहुत घोर है और हम मांग करते हैं यूपी सरकार से कि जो भी कातिल है निर्भया का, उसको फांसी का सजा से कम न मिले। जस्टिस फॉर मनीषा, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। त्रियुत शिक्षक निर्वाचन के लिए नामांकन के चौथे दिन 4 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। इससे पहले 3 दिनों तक खाता भी नहीं खुला था। नॉमिनेशन करने वालों में एनडीए समर्थित उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं एलएस कॉलेज की प्रोफेसर शशि कुमारी के अलावा कृष्ण मुरारी मिश्रा और अभयनाथ सिंह ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। स्नातक निर्वाचन के लिए एकमात्र प्रत्याशी अनिल कुमार ने नॉमिनेशन फाइल किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। जो अभी शिक्षकों की जो हालत है और शिक्षा की जो हालत है, उस दिशा में सुधार करने की बहुत ही ज़रूरत है। जो शिक्षक हैं उनको जिस तरह से काम उनसे लिया जाता है, पढ़ाई के अलावा बाकी सारे कामों में उनको लगाया जाता है। मैं शिक्षकों के सम्मान के लिए, उनके सम्मानजनक वेतन के लिए और उनके बेहतरी के लिए और विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी, ईमानदार प्रयास करूंगी। और जो पहले जो हम लोग का जो स्वर्णिम क्षण था, मैं चाहूँगी कि वो फिर से वापस आए। हमारे बच्चे विद्यालय महाविद्यालय में रहें और जो शिक्षक विद्यार्थियों का जो पलायन है वो रुके। जी, क्या देखती है तुम अपने हित को? बहुत सारे साथी शिक्षक हैं, प्रजातंत्र राज है, सबको हक है, सब कोई को प्रयास करना चाहिए। पूरी तरह से तैयार हैं आप? जी, मेरी जो क्षमता है उस हिसाब से मैं पूरी तैयारी में हूँ और लोगों में बदलाव की लहर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग हैं वो लोग सही कदम उठाएंगे और सारे लोग बुद्धिमान हैं लेकिन सजगता पूर्वक वोट करेंगे। हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि आज तक जो स्नातक के लिए काम नहीं किया गया, स्नातक के लिए मतदान मत लिया गया स्नातकों का, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं किया गया, जो मूल बात है। और हम जो है कॉमन पीपल के उम्मीदवार हैं, आम नागरिक के उम्मीदवार हैं। हमने नहीं कर दिया अपना स्वतंत्र उम्मीदवार, किसी पार्टी से नहीं, स्वतंत्र हम अपना पर्चा दाखिल किए हैं। और हम जो समाज के सबसे निचले तबके का आवाज़ है उसको हम अभी तक तो काम कर ही रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपरी सदन में जाएं, जो उसको और ऊपर करें, क्योंकि इस सदन में जो भी जाते हैं इस क्षेत्र से
आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाया। न वो नियोजित की आवाज़ है, न ये वकीलों की आवाज़ है, न बेरोजगारों की आवाज़ है। किसी की आवाज़ किसी ने आज तक नहीं, केवल जीत के अपना कुर्सी पर बैठना और कुछ नहीं। स्नातक का क्या होता है ये कोई जानता भी नहीं है तिरहुत कमिश्नरी में। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है वित्त रहित अनुदानित कर्मचारी को वेतनमान दिलाना और नियोजित शिक्षक को नियमित वेतनमान दिलाना। जी। नामांकन दाखिल करने के बाद एनडीए के एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र कुमार सिंह, मंत्री सुरेश शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि शिक्षक हो या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दोनों में एनडीए प्रत्याशियों की जीत होगी। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को विधान परिषद की सभी सीटों पर मतदान होगा और मतगणना की तिथि 12 नवंबर निर्धारित की गई है। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी आज नॉमिनेशन किए हैं, इसकी सूचना सारे टीचर को और जो वोटर हमारे हैं उनको मिले। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विशाल वोटर है और वो सब वोटर हमारे प्रत्याशी को आज उनको जानकारी हो जाए कि हमारे कैंडिडेट आदरणीय नरेंद्र बाबू हैं, सिंह जी हैं और इनको हमको वोट देना है। इसके साथ जो हमारे कार्यकर्ता है, वह कार्यकर्ता चूँकि 18 ब्लॉक में ये बटा हुआ है और ब्लॉक पर ये वोटिंग होता है, तो ये हमारे कार्यकर्ता जो है उन वोटरों को जाकर के उनसे कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके उनको सही समय पर सही जगह पर जाकर के वो वोट गिरावें। इसके लिए आप मीडिया भाइयों से ये अनुरोध है कि इसको आप जितना प्रचारित कीजिएगा वह एनडीए के लाभ होगा और वो लोग वोट गिराएंगे और हमारे प्रत्याशी जो हैं वो विजयी होंगे। शिक्षकों के बीच में यह भ्रम फैला दिया गया कि यह प्रतिनिधि जो है उसकी जगह पर अगर हम जाएंगे तो खास करके वित्त रहित वाले को इन्होंने तो अनुदान दिलाया, लेकिन हम जब जाएंगे तो अनुदान की जगह पर हम वेतनमान दिला देंगे, हम सरकारीकरण करा दिए। इसी गफलत में हमारे शिक्षक भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, जिसका नतीजा हो गया कि यह अनुदान की राशि 6 वर्षों से उनका बकाया हो गया। वह प्रतिनिधि झूठ बोल के वोट तो ले लिया लेकिन काम नहीं किया, उनका जहां प्रॉब्लम था और पीछे खसक गया। यही स्थिति हुई और गलत उनको कह के वोट लेने के कारण हमारा हाथ। प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता हमारी होगी 3। हाई स्कूल के शिक्षक हमारे वोटर हैं, कॉलेज के शिक्षक हमारे वोटर हैं, आईआईटी के शिक्षक हमारे वोटर इस बार बने हुए हैं, बीएड कॉलेज के शिक्षक हमारे बने हुए हैं वोटर। इन लोगों की जो समस्या है, सबसे पहले हाई स्कूल के शिक्षकों की समस्या है, उनका वेतनमान, उनका सेवा शर्त। सरकार दोनों देती है, सेवा शर्त भी बनाई है, वेतनमान भी देती है, लेकिन वेतनमान जितना मिलना चाहिए उतना नहीं देके कम दे रही है। तो हम प्राथमिकता हो कि उनको वेतनमान पूरा मिले। दूसरी प्राथमिकता सेवा शर्त में कुछ कमी रह गई है, उस सेवा शर्त की कमी को दूर कराना। या हाई स्कूल के शिक्षकों की जो समस्या है, मूल रूप से यही 2 समस्या है। वित्त रहित कॉलेज की समस्या है, उनका अनुदान बकाया हो गया है 6 साल का, उस अनुदान को दिलाना और अनुदान की राशि बढ़ाना, यही हमारी प्राथमिकता होगी। और तीसरी बात, आईटीआई और बीएड वाले ज़्यादा से ज़्यादा सब प्राइवेट संस्था हैं, उनको शोषण होता है, उनका शोषण कम से कम हो, उनके प्रबंधन द्वारा कम से कम शोषण हो। इसकी कैसे व्यवस्था हो सकती है, इस पर भी हम सरकार से विचार करवा रहे हैं। समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक ने कहा है कि देश में मार्च महीने से लॉकडाउन और अनलॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बिहार में पिछले 30 वर्षों से अघोषित लॉकडाउन चल रहा है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित अपने प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में विपक्ष अपने दायित्व के निर्वहन में विफल दिख रहा है।
ऐसी स्थिति में मुल्क में त्रिध्रुवीय की जरूरत आ पड़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी कल कारखाने बारी बारी से बंद हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के नेता निशांत माधव, आलोक कुमार और सोनी सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। आज मैं जनरल सेक्रेटरी आपके बीच में हूं, तो ये सब तो कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम और हमेशा जो मुजफ्फरपुर के समाज के अंतिम व्यक्ति और आम आबाद के दुख सुख में मैंने खड़ा रहने का काम किया, जिसका फलाफल सभी कुछ साथियों, सभी जो मुजफ्फरपुर की जो दुर्दशा देख करके आज मैं चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को कृत संकल्पित हुआ हूं और चुनाव लड़ करके जो मुझे समाज का जो उत्थान के लिए जितनी हमको वैसे करना चाहिए मैं कर नहीं पाता हूं। और आज जब अगर हमको मुजफ्फरपुर के जो हमारे गार्जियन मालिक साथी हैं उनका अगर आशीर्वाद मिलेगा तो मैं मुजफ्फरपुर की चौमुखी विकास करूंगा। और कोई भी आदमी जो पैसा के लिए रोना रोता है वह गलत रोता है। मुजफ्फरपुर में अपने आप में इतना मुजफ्फरपुर समृद्ध है, जो अगर हम 30-40% केवल शहर के जो सही ढंग से वसूली हो जाए तो मुजफ्फरपुर में पैसा का कमी नहीं रहता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह समेत 32 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। इसे लेकर हिंदू पुत्र संगठन ने गुरुवार को पानी टंकी चौक स्थित पार्क में गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। संगठन के नेताओं ने कहा कि इस मामले में साजिश के तहत इन नेताओं को फंसाया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सबों पे आरोप लगाया गया था, जो सीबीआई के विशेष कोर्ट द्वारा इनको बाइज्जत बरी किया गया। इस उत्साह में हम तमाम कार्यकर्ता हिंदू पुत्र संगठन मुजफ्फरपुर में उत्साह मना रहे हैं और लालकृष्ण आडवाणी जी की लंबी आयु की कामना करते हैं। और इस कामना के साथ लालकृष्ण आडवाणी जी के लिए हम लोग एक बार बोल रहे हैं, जय श्री राम। अखाड़ाघाट रोड 0 माइल स्थित माई स्थान चौक के पास गुरुवार को जीएस ऑटोमोटिव्स का शुभारंभ हुआ। प्रतिष्ठान के संचालक सुभाष कुमार ने बताया कि यहां हीरो के सभी पार्ट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। थोक एवं खुदरा दोनों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि उद्घाटन अवसर पर विशेष छूट दी जा रही है। हमारे नए प्रतिष्ठान जीएस ऑटोमोटिव्स का आज उद्घाटन अखाड़ाघाट 0 माइल अखाड़ाघाट रोड में किया गया है, जिसमें आपको हीरो के सभी सामान उचित मूल्य पे उपलब्ध होंगे। यहाँ पे आप थोक एवं खुदरा दोनों तरह से सामान परचेज कर सकते हैं और यहाँ पे सारे ग्राहकों के लिए जो है कुछ विशेष सुविधा और डिस्काउंट उपलब्ध रहेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।